Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays we are discussing various issues, various topics on the main paper Curriculum Studies, in which we have discussed many topics on curriculum. Today it is the turn of Paul Hurst's Structure and Forms of Knowledge. Why we are talking about knowledge? Because curriculum is what? Transaction of knowledge. So this topic is connected with psychological, sociological orientation of a curriculum within your syllabus. Okay, so it is Paul Hurst, Structure and Forms of Knowledge. Let's know what it is. पॉल हर्स्ट, ये नाम भी आप पहली बार सुन रहे हैं। ये हम लोगों ने कभी बी एम ए में इनको नहीं सुना है, इनके कंसेप्ट को नहीं जाना है। चूंकि करिकुलम स्टडीज ही नया पेपर है तो नई बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो ये हमको ये जानना है कि पॉल हर्स्ट ने नॉलेज पे क्या कहा, नॉलेज के फॉर्म्स पे क्या कहा। तो पॉल हर्स्ट का काम जो था, लिबरल एजुकेशन इन द नेचर ऑफ नॉलेज के नाम से इनकी राइटिंग थी, और ये बड़ा फेमस हुआ। बहुत ये इसने इन्फ्लुएंस किया फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को। तो जानते हैं क्या कहा इन्होंने। द राइटिंग्स ऑफ पॉल हर्स्ट, स्पेशली हिज लिबरल एजुकेशन एंड द नेचर ऑफ नॉलेज, यही इनकी राइटिंग का टाइटल था, हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. His framework served as a philosophical foundation for a liberal education, which Hurst argued should develop the mind by initiating students into all these unique ways of understanding reality. देखिए, लिबरल एजुकेशन हम लोग कहीं कहीं सुनते हैं, खासतौर से एनईपी में कहीं कहीं बात की गई है लिबरल एजुकेशन की ना। उसके पहले हम लोग जनरली एजुकेशन के पेपर में लिबरल एजुकेशन कहीं नहीं पढ़ते। तो लिबरल एजुकेशन ऐसा सुनने से हमको लगता है कि हमें लिबरल बनाती है, या कुछ लिबरल होता होगा, या उसमें कुछ यू कैन से कि मतलब हिंड्रेंसेस ऑब्स्टिकल्स नहीं होते होंगे, कुछ प्रोग्रेसिव सा होता होगा, कुछ ऐसा लगता है। लेकिन लिबरल एजुकेशन का मतलब देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं लिबरल एजुकेशन, लिबरल नॉट सिंपली बिकॉज इट वॉज द एजुकेशन ऑफ फ्री मैन। चूंकि ग्रीक में उत्पत्ति हुई और वहां बड़े शुरुआती दिनों में दास हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये दासों के अलावा मतलब फ्री मैन, जो मुक्त इंसान है, मुक्त आदमी है, मुक्त लोग हैं, उनकी शिक्षा से इसका मतलब नहीं है। बट ऑल्सो बिकॉज, सिर्फ उससे मतलब नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज दे सॉ इट एज फ्रीइंग द माइंड। यानी कि लिबरल एजुकेशन का क्या मतलब है? जो आपके मन को, मस्तिष्क को फ्री कर रही है। कितना बड़ा अर्थ है कि लिबरल कर रही है हमको, फ्रीइंग द माइंड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू नेचर, ताकि ये उसकी सही प्रकृति के हिसाब से काम कर सके। फ्रीइंग रीजन फ्रॉम एरर, हमारे तर्क को त्रुटियों से दूर कर रही है, एंड इल्यूजन और भ्रम से दूर कर रही है, एंड फ्रीइंग मैन्स कंडक्ट फ्रॉम रॉन्ग, और व्यक्ति के कंडक्ट को गलत करने से रोक रही है। मतलब लिबरल एजुकेशन का यहाँ बड़ा यू कैन से कि कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ है। यानी कि हमारे माइंड को लिबरल करना है एक्चुअली। लिबरल एजुकेशन इज देयरफॉर बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड टू विच इट लीड्स। यानी कि लिबरल एजुकेशन को आप बेहतर तरीके से तब समझ सकते हैं कि ये माइंड का कैरेक्टरिस्टिक है जिसको ये लीड करता है। दीज एबिलिटीज इन अवर ओपिनियन आर, उनके हिसाब से ये कौन कौन सी योग्यताएं हो सकती हैं? टू कम्युनिकेट थॉट, जो आप सोच रहे हैं उसको संप्रेषित कर सकें। टू मेक रेलिवेंट जजमेंट्स, ताकि सही निर्णय ले सकें। टू डिस्क्रिमिनेट एमंग राइट एंड रॉन्ग, और जो सही और गलत के बीच में आप अंतर कर सकें। फिर ये कह रहे हैं फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। भाई फॉर्म्स ऑफ नॉलेज पे बात करनी है, आपके सिलेबस में यही है कि पॉल हर्स्ट ने क्या कहा फॉर्म्स ऑफ नॉलेज पे। तो पॉल हर्स्ट की थ्योरी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज प्राइमरीली डेवलप्ड इन द 1960s एंड 1970s। 1960 से 70 के दशक में उनकी ये थ्योरी आई थी। उसने कहा था, पोजिट्स दैट ह्यूमन नॉलेज इज नॉट ए सिंगल यूनिफाइड ब्लॉक, बट इट्स स्ट्रक्चर्ड into distinct logically irreducible categories। इन्होंने कहा कि ज्ञान ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक है और वो हमारे पास है, बल्कि वो एक संरचित संरचना है, एक विशिष्ट संरचना है, और वो कैटेगरीज में रहती है हमारे पास, और वो कैटेगरीज जिनको आप उससे छोटा नहीं कर सकते। इररिड्यूसिबल यानी कि आप उससे रिड्यूस नहीं कर सकते। फिर ये कह रहे हैं क्या है फॉर्म ऑफ नॉलेज उनके हिसाब से। ईच फॉर्म ऑफ नॉलेज, इफ इट इज टू बी acquired beyond a general and superficial level, involves the development of creative
imagination, judgment, thinking, communicative skills, etc., in ways that are peculiar to itself as a way of understanding experience. यानी कि इनके हिसाब से ज्ञान का जो का स्वरूप है, फॉर्म है, वो जनरल और सुपरफिशियल लेवल से बियॉन्ड है, उससे परे है, और वो क्या क्या विकसित करने की क्षमता रखता है? क्रिएटिव इमेजिनेशन, आपको क्रिएटिव, देखिए क्रिएटिव की हिंदी नहीं आ रही मुझे, संरचना क्या बोलते हैं, सृजनात्मक। सृजनात्मक क्षमता आपके अंदर डेवलप कर सकता है, जजमेंट, निर्णय की क्षमता, थिंकिंग, आप बेहतर सोच सकते हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स, आप बेहतर संप्रेषित कर सकते हैं, एटसेट्रा, इन वेज दैट आर पिक्यूलियर टू इटसेल्फ, और ये विशिष्ट होता है अंडर एज ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आप अनुभवों को समझने का एक विशिष्ट तरीका है, मतलब उसको कहा जाएगा फॉर्म ऑफ नॉलेज। फिर ये कह रहे हैं फॉर्म ऑफ नॉलेज इज मेंट अ डिस्टिंक्ट वे, ये एक विशिष्ट तरीका है इन विच अवर एक्सपीरियंस बिकम स्ट्रक्चर्ड, जिसमें हमारा अनुभव जो है वो संरचित होता है राउंड द यूज ऑफ एक्सेप्टेड पब्लिक सिंबल्स। अब देखिए ये फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा 7 फॉर्म्स ऑफ नॉलेज होता है। अब आप समझेंगे कि अच्छा ये कह रहे थे नॉलेज को, मतलब इनके फॉर्म ऑफ नॉलेज का हिसाब किताब एक तरह से डिसिप्लिन से है। ये कह रहे हैं इन हिज इन्फ्लुएंशियल 1965 essay and subsequent 1974 collection, Hearst identified 7 primary forms और disciplines। इन्होंने कहा ये 7 तरीके के फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हैं, या आप इनको डिसिप्लिन कह दीजिए। कौन कौन से बताए इन्होंने, ये हमको इसी तरह से याद करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एंड लॉजिक एक फॉर्म बताया इन्होंने, जो कि एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप और क्लासेस से डील करता है। फिजिकल साइंसेज, जो कि फिजिकल वर्ल्ड से डील करता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा। ह्यूमन साइंसेज एंड हिस्ट्री, हर्स्ट समटाइम्स कंबाइंड और सेपरेटेड these, कभी कभी उन्होंने ह्यूमन साइंस और हिस्ट्री को अलग रखा है, कभी साथ में रखा है, और इसमें कहा इन्होंने सोशल और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर चौथा फॉर्म इन्होंने कहा लिटरेचर एंड द फाइन आर्ट्स, जिसमें एस्थेटिक डोमेन आएगा, यानी कि सौंदर्यात्मक जो आयाम है। भाई लिटरेचर में क्या होता है, हम प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, यही सब तो बताते हैं। और फिलोसफी फोकस्ड ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन एंड सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी। फिर उन्होंने मॉरल नॉलेज कहा, जिसमें कि ये आएगा क्या करना चाहिए, क्या गलत है, इथिक्स आ जाएगा, जिसमें आपका है ना मॉरल साइंस आ जाएगा, ऑट, गुड एंड रॉन्ग, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और फिर हो 7वां पॉइंट के नंबर नहीं पड़ा है, और 7वां जो है वो उन्होंने रिलीजन को भी एक फॉर्म ऑफ नॉलेज कहा है। एक कंट्रोवर्शियल इंक्लूजन, कई लोगों ने कहा कि नहीं ये इसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन हर्स्ट ने कहा नहीं, इसका भी चूंकि अपना यूनिक कंसेप्ट है और ट्रुथ का क्राइटेरिया है, तो ये भी आएगा फॉर्म ऑफ नॉलेज में। तो ये है फॉर्म ऑफ नॉलेज, उनके हिसाब से एक विशिष्ट तरीका अनुभवों के संगठन का, और उसका एक पिक्यूलियर टर्मिनोलॉजी होना चाहिए। तो सबके पास अपनी पिक्यूलियर टर्मिनोलॉजी है, चाहे मैथमेटिक्स ले लीजिए, फिजिकल साइंसेज, ह्यूमन साइंसेज, लिटरेचर, फिलोसफी, मॉरल नॉलेज और रिलीजन। तो ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि किसको कहेंगे फॉर्म ऑफ नॉलेज। वो कह रहे हैं कि अगर ये 4 विशिष्ट दशाएं वो उसके अंदर है, तो वो फॉर्म ऑफ नॉलेज हो जाएगा। क्या क्या? डिस्टिंक्टिव कंसेप्ट, उसके पास अपना एक विशिष्ट कंसेप्ट होना चाहिए, जैसे साइंस में ग्रेविटी, इथिक्स में ऑट, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और मैथमेटिक्स में नंबर। इसलिए इनके हिसाब से ये तीनों फॉर्म ऑफ नॉलेज है। फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर, कोई भी डिसिप्लिन या फॉर्म ऑफ नॉलेज के लिए जरूरी है कि उसकी संरचित मतलब लॉजिकल हो। तो दीज कंसेप्ट्स मस्ट फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप्स यूनिक टू द फॉर्म। तीसरा उन्होंने कहा कि उसके पास को डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, विशिष्ट अनुभव मतलब एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, या उसके ट्रुथ का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके लिए कह रहे हैं कि इट मस्ट हैव इंटरनल टेस्ट्स और क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम फॉल्स वंस। जैसे ये कह रहे हैं साइंस में इंपिरिकल ऑब्जर्वेशन, आप देख के अनुभव करके बता सकते हैं। लॉजिकल प्रूफ मैथ में होता है, तो सबके डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन है, और ट्रुथ के क्राइटेरिया या उसको नाम दिया। और चौथा इन्होंने कहा कि पर्टिकुलर टेक्निक होनी चाहिए उसके पास, इट मस्ट हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक स्किल्स फॉर एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंस एंड टेस्टिंग इट्स एक्सप्रेशंस। उसके पास विशिष्ट कौशल होना चाहिए उन अनुभवों के अन्वेषण का। तो ये फॉर्म ऑफ नॉलेज विशिष्ट है। कौन कौन से हैं? 7 बताए उन्होंने। फिर उन्होंने कहा किसको फॉर्म ऑफ नॉलेज कहेंगे, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक जिसके पास होगी उसको कह देंगे। उसके पास अपना विशिष्ट कंसेप्ट हो, विशिष्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर हो, उसके पास विशिष्ट एक्सप्रेशन हो, और अपना पर्टिकुलर विशिष्ट टेक्निक हो, तो वो फॉर्म ऑफ नॉलेज हो जाएगा। फिर इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग, आप कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में हर्स्ट सोच रहे थे, वो रैशनलिस्ट थे। एजुकेशन वाज सीन एज प्राइमरीली सेरिब्रल, द डेवलपमेंट ऑफ ए रैशनल माइंड थ्रू थियोरेटिकल नॉलेज। शुरुआती दिनों में इन्होंने सोचा
कहा, समझा कि शिक्षा का मतलब अर्थ क्या है? एक रैशनल माइंड का विकास करना, मतलब एक तार्किक मन का विकास करना। बाद में इन्होंने सोशल प्रैक्टिसेस पे भी काम किया और बाय 1993 हर्स्ट आर्ग्यूड दैट एजुकेशन इज प्राइमरीली अबाउट इनिशिएशन इनटू सोशल प्रैक्टिसेस। उन्होंने कहा कि he moved away from the austere rationality of his early work, conceding that a good life is ordered by the demands of practical reason rather than just theoretical knowledge. मतलब ये शुरू इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग, मतलब कैसे उनका थिंकिंग पैटर्न बदला प्योर थियोरेटिकल से, बाद में ये थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ भी हुए। बाद में उन्होंने सोशल प्रैक्टिस पे भी बात की। शुरुआती दिनों में ये सिर्फ रैशनलिस्ट थे, यानी तार्किकवाद के समर्थक थे। और इन्होंने फॉर्म ऑफ नॉलेज और फील्ड ऑफ नॉलेज के बीच में भी डिफरेंशिएट किया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म ऑफ नॉलेज जो होते हैं वो बेसिक लॉजिकली डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है ना, की बात कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स की बात कर रहे हैं, लिटरेचर की बात कर रहे हैं। लेकिन फील्ड ऑफ नॉलेज को उन्होंने कहा ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एरियाज होते हैं, जैसे ज्योग्राफी और इंजीनियरिंग, that draw upon multiple forms of knowledge to address a specific subject matter or practical problem. आप देख रहे होंगे कि ये जो करिकुलम स्टडीज का जो सिलेबस है वो बार बार डिसिप्लिन बता रहा है, किसने किसको डिसिप्लिन को कैसे डिफाइन किया है, नॉलेज को कैसे डिफाइन किया है। ये सब नई चीजें हैं, हम लोगों ने पहले नहीं जानी है, तो अच्छा है कुछ नया जानने को मिला। तो ये पॉल हर्स्ट है। थोड़ा इजी है श्वाब से, श्वाब को समझने के लिए आपको उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। पॉल हर्स्ट थोड़ा इजी है। फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, विशिष्टता, 7 फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्राइटेरिया टू बी अ फॉर्म ऑफ नॉलेज, जिसमें आ जाएगा डिस्टिंक्टिव कंसेप्ट, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ट्रूथ या डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन और पर्टिकुलर टेक्निक। फिर इन्होंने फॉर्म ऑफ नॉलेज को फील्ड ऑफ नॉलेज से अलग कर दिया है। इतनी ही बात है मेनली, जिससे आपका सरोकार है, अदरवाइज कहने को तो बहुत कुछ है। ओके, सो ये भी हो गया। अब एक बचा है आपका सोशियोलॉजिकल, ये तो सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ करिकुलम में आपके दिया था पॉल हर्स्ट। फिर जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ करिकुलम है उसके संग ब्रूनर को जोड़ा है। तो ब्रूनर हमारे लिए इजी है, ब्रूनर को हम जानते हैं, ब्रूनर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उनका हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ा है, उनको हमने डिस्कवरी लर्निंग में जाना है, उनको हम जानते हैं। वो स्कैफोल्डिंग पे काम है उनका, उनका कंसेप्ट। और कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ब्रूनर, ये भी जानते हैं हम। तो ब्रूनर हमारे लिए इजी हैं, वो हमारे लिए, हम पहले भी जानते हैं उनको, तो वो समझना हमको लिए हमारे लिए आसान होगा। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।